जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा नवम के लिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 अध्याय 1 लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, इसके अंतर्गत जो भी अभ्यास के प्रश्न हैं उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आप चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर भी करें, जिससे आपको हमारे चैनल के अन्य वीडियो भी मिलते रहें। प्रश्न पहला, यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई हैं जिनके आधार पर आपको लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं ये लिखना है। तो इसके अंतर्गत पहला जो का प्रश्न है, देश का जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो ये अलोकतांत्रिक गतिविधि होगी। जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है, ये अलोकतांत्रिक होगा। दूसरा है, एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा, क्योंकि कोई भी पार्टी 20 साल या 30 साल या 10 साल कितने भी साल जीत सकती है। तीसरा है, पिछले 3 चुनावों में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा। ये भी लोकतांत्रिक गतिविधि है, क्योंकि जो भी अच्छा काम नहीं करता उसे पराजित होना ही पड़ता है। चौथा है, यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। ये अलोकतांत्रिक गतिविधि हो गई, क्योंकि स्वतंत्र चुनाव आयोग का होना आवश्यक होता है लोकतंत्र में, तभी निष्पक्ष और सटीक चुनाव होते हैं। प्रश्न दूसरा है, यहाँ 4 अन्य देशों के बारे में सूचनाएं दी गई हैं जिनके आधार पर आपको वही लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखना है। पहला है, संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती। ये अलोकतांत्रिक है। संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती। ये लोकतांत्रिक गतिविधि है। संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती है। हमारे यहाँ निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। इसलिए देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते। ये अलोकतांत्रिक होगा। चौथा है, देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जैसे मंत्री भी नहीं बदल सकते। ये अलोकतांत्रिक गतिविधि है। प्रश्न तीसरा है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों? तो इसका उत्तर होगा, लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। ये चौथा है। पहला वाला है, लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। इसका उत्तर होगा, यह आवश्यक नहीं कि एक लोकतंत्रीय राज्य अन्य राज्यों की तुलना में अधिक समृद्ध हो। लोगों की समृद्धि और खुशहाली देश के आर्थिक विकास पर निर्भर करती है, न कि सरकार के स्वरूप पर। हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। देश में लोकतांत्रिक सरकार के मौजूद होते हुए भी
वहाँ पर लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारत इसका एक उदाहरण है। ऐसे करके ये 4 प्रश्न इसके अंतर्गत आए हैं। दूसरा है लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती है। ये बात सही है। दूसरा है लोकतांत्रिक सरकार लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है। तो हाँ, होती है, क्योंकि जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए जो चुना जाता है वो लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में लोगों की सुनवाई ज़्यादा होती है। लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। इन सभी कथनों में कुछ चीज़ें लोकतांत्रिक हैं तो कुछ अलोकतांत्रिक। इन चीज़ों को अलग करके लिखिए। एक मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पारित करने होंगे जिससे विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। तो इसको थोड़ा सा अलग करके लिखेंगे हम। संसद द्वारा कानून पारित करना लोकतांत्रिक है, परंतु इसे विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय नियमों की पुष्टि के लिए पारित करना अलोकतांत्रिक गतिविधि होगी। दूसरा है चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया जहां बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ियां हुई थीं। तो इसका जो है चुनाव आयोग द्वारा किसी मतदान केंद्र पर दोबारा चुनाव का आदेश देना लोकतांत्रिक है, जबकि मतदान में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करना अलोकतांत्रिक गतिविधि हुई। संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व कभी भी 10% तक नहीं पहुंचता। इसी के कारण महिला संगठनों ने संसद में 1/3 आरक्षण की मांग की। महिलाओं द्वारा संसद में 1/3 स्थानों का आरक्षण मांगना लोकतंत्रीय गतिविधि है, जबकि संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से कम होना अलोकतांत्रिक गतिविधि है। क्वेश्चन 5, लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है। यह तर्क दें कि इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है। तो जो 4 कारण दिए हैं उनको आप देखें तो घ वाला जो उत्तर है, लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है, ये वाला जो है ये सही है। प्रश्न 6वां है किसी ज़िले में 40 ऐसे गांव हैं जहां सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया। इन गांवों के लोगों ने एक बैठक की और अपनी ज़रूरतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका लोकतंत्रीय नहीं है? अब ये जो 4 कारण दिए हैं इनको देखते हैं। अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना, अगले चुनाव में बहिष्कार करके अपनी पार्टी को संदेश देना, सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना, सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना। अब इसमें सबसे सटीक जो रहेगा, अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना, ये बात सही है। फिर सरकार नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना, ये लोकतांत्रिक तो है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सरकार के खिलाफ अगर कोई गलत निर्णय लिया है तो उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन सबसे सटीक का उत्तर है। लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तर्कों का जवाब दीजिए। सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए।
ये बिल्कुल गलत बात है। सैनिक शासन सदा ही अलोकतांत्रिक होता है। इस शासन प्रणाली में लोगों को भाषण देने या अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं होती। वे सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, यानी टोटल निरंकुशता का शासन होता है। प्रश्न इसमें खा है, बहुमत के शासन का मतलब है लाखों और अशिक्षितों का राज। हमें तो होशियारों के शासन की ज़रूरत है, भले ही उनकी संख्या कम होना हो। बहुमत, इसका तर्क जो है उसका उत्तर होगा, बहुमत का शासन लोकतांत्रिक होता है क्योंकि यह समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। लोकतंत्र में भीड़ भाड़ तो होती है, भीड़ तंत्र कहा भी है लोगों ने, लेकिन इसमें बहुमत का शासन होता है और समाज के सभी वर्ग इसमें सहभागी होते हैं। तीसरा है, अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्मगुरुओं की ज़रूरत होती है तो उन्हीं को राजनीतिक मामलों में मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं सौंपा जाए। देश पर धर्म गुरुओं का शासन होना चाहिए। धार्मिक नेताओं द्वारा, इसका आंसर होगा कि धार्मिक नेताओं द्वारा शासन प्रायः अलोकतांत्रिक होता है। इसमें सांप्रदायिक आधार पर लोगों में विभाजन रहता है, जो कई बार तो सांप्रदायिक दंगों का रूप धारण कर लेता है। कई धार्मिक नेताओं को तो प्रशासन के संचालन का कुछ ज्ञान ही नहीं होता। तो ये बात सही है कि धर्मगुरु हमारे धर्म के क्षेत्र में नेतृत्व कर सकते हैं, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन शासन संचालन का कार्य राजनीतिज्ञों का होता है, राजनेताओं का होता है। इनमें से किन कथनों को आप लोकतांत्रिक समझते हैं और क्यों? बेटी से बाप, मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय सुनना नहीं चाहता। हमारे परिवार में बच्चे वहीं शादी करते हैं जहां माँ बाप तय करते हैं। ये लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार घर बसाने का अधिकार है, अतः पिता का जो कथन है वो अलोकतांत्रिक है। छात्र से शिक्षक कहता है, कक्षा में सवाल पूछकर मेरा ध्यान मत बटाओ। ये भी अलोकतांत्रिक कथन है, क्योंकि विद्यार्थी अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहता है और शिक्षक से प्रश्न पूछ सकता है। उसके लिए उत्तर देने से मना नहीं किया जा सकता। ये अलोकतांत्रिक गतिविधि होगी। अधिकारियों से कर्मचारी, हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। कर्मचारियों को उत्तर ये होगा कि कर्मचारियों को कुछ निश्चित घंटों के लिए काम करने के अधिकार को कानूनी मान्यता प्राप्त होती है, अतः उनकी यह मांग पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल है। प्रश्न 9, एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें और फैसला करें कि आप इसे लोकतांत्रिक कहेंगे या नहीं। अपने फैसले के पीछे के तर्क भी बताइए। पहला है, देश के सभी नागरिकों को वोट का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं। तो इसका तर्क होगा कि जिस देश के सभी नागरिकों को वोट का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं उसे लोकतंत्र ही कहेंगे। दूसरा है, देश ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लिया। ऋण के साथ यह एक शर्त जुड़ी थी कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्चों में कमी करेगी। इसका तर्क होगा कि वह देश भी लोकतांत्रिक है, चूँकि सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं किसी देश को उधार देते समय कुछ शर्तें रखती हैं, अतः इन शर्तों को मानने से देश अलोकतांत्रिक नहीं बन जाता, बल्कि वो लोकतंत्र के अनुकूल बात है। लोग 7 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं, पर शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा है।
जिसे देश के 52% लोग बोलते हैं। इसका तर्क होगा, उत्तर होगा, वह लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता क्योंकि नागरिकों को अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। उनको सभी भाषाओं को अपने माध्यम में सम्मिलित करना चाहिए। अगला जो कथन है वो है, सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अनेक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने और देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया। सरकार ने उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। ये जो है, सभी लोकतांत्रिक राज्य अपने नागरिकों को हड़ताल करने का अधिकार देते हैं। इससे राज्य अलोकतांत्रिक नहीं बन जाता है, यह एक लोकतंत्र ही है, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन हड़ताल करना ये हमारा अधिकार है, हम कर सकते हैं। ये लोकतंत्र के खिलाफ बात नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक है। अगला है, देश के रेडियो और टेलीविज़न चैनल सरकारी हैं। सरकारी नीतियों और विरोध के बारे में खबर छापने के लिए अखबारों को सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। तो यह अलोकतांत्रिक है, क्योंकि रेडियो तथा टेलीविज़न सरकारी नहीं होने चाहिए। लोगों को समाचार पत्रों, रेडियो तथा टेलीविज़न द्वारा अपने विचार प्रकट करने तथा सरकार के जनविरोधी नीतियों की आलोचना करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। तो ये प्रेस को स्वतंत्र रखा गया है। मीडिया हमारे देश में स्वतंत्र है, वो स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचार लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। प्रश्न 10वां है, अमेरिका के बारे में 2004 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वहाँ के समाज में असमानता बढ़ती जा रही है। आमदनी की असमानता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विभिन्न वर्गों की भागीदारी घटने बढ़ने के रूप में भी सामने आई। इन समूहों को सरकार के फैसलों पर असर डालने की क्षमता भी इससे प्रभावित हुई है। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें थीं, और इसको सन 2004 में एक औसत अश्वेत परिवार की आमदनी $100 थी, जबकि गोरे परिवार की आमदनी $162। औसत गोरे परिवार के पास अश्वेत परिवार से 12 गुना ज़्यादा संपत्ति थी। तो अब इसका अनुमान लगाना है कि ये भेदभावपूर्ण कार्य हो गया। आर्थिक असमानता इसमें दिखाई देती है। राष्ट्रपति चुनाव में $75,000 से ज़्यादा आमदनी वाले परिवारों के प्रत्येक 10 में से 9 लोगों ने वोट डाले। यही लोग आमदनी के हिसाब से समाज के ऊपरी 20% में आते हैं। दूसरी ओर $15,000 से कम आमदनी वाले परिवारों के प्रत्येक 10 में सिर्फ 5 लोगों ने ही वोट डाले। आमदनी के हिसाब से ये लोग सबसे निचले 20% हिस्से में आते हैं। इसके बाद का जो है, राजनीतिक दलों का करीब 95% चंदा अमीर परिवारों से आता है। इससे उन्हें अपनी राय और चिंताओं से सेनाओं को अवगत कराने का अवसर मिलता है। यह सुविधा देश के अधिकार नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। जब गरीब लोग राजनीति में कम भागीदारी करते हैं तो सरकार भी उनकी चिंताओं पर कम ध्यान देती है। गरीबी दूर करना, रोजगार देना, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास की व्यवस्था करना उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि दिया जाना चाहिए। राजनीति अक्सर अमीरों और व्यापारियों की चिंता पर ही नियमित रूप से गौर करते हैं। इस रिपोर्ट की सूचनाओं के आधार पर भारत के संदर्भ में लोकतंत्र और गरीबी पर एक लेख लिखें। ऐसा लगता है, उत्तर है इसका कि ऐसा लगता है कि लोकतंत्र वास्तव में धनी व्यक्तियों का शासन है। ये सारा जो मैटर हमने पढ़ा, इससे ये प्रतीत होता है कि ये केवल धनी लोगों का शासन है। धनाढ्य वर्ग ही इसमें सर्वसर्वा है। चुनाव में बहुत अधिक धन व्यय होता है। एक निर्धन व्यक्ति चुनाव पर उतना खर्च नहीं कर सकता।
धनी व्यक्तियों एवं उम्मीदवारों का समाचार चैनलों तथा समाचार पत्रों पर भी नियंत्रण रहता है, जो इसे अपने हित के लिए उपयोग करते हैं। तो यहाँ प्रेस की स्वतंत्रता भी छिन जाती है। जो पैसे वाले हैं वो उसको खरीद लेते हैं। धनी व्यक्ति राजनीतिक दलों को भी चंदे के रूप में धन देते हैं और दल के सत्ता में आने के पश्चात सरकार की नीतियों को अपने हित की सुरक्षा तय करवाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड तथा भारत आदि देशों में राजनीति में धन की भूमिका को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये इस तरह से हमारा ये पाठ जो था कक्षा 9वीं के लिए लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों पूरा होता है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।